और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन ने एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की स्क्वाड में कोई जगह नहीं बन सकी, वो स्क्वाड से आउट हैं और सलमान अली आगा को कैप्टन बरकरार रखा गया है। स्क्वाड में फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत शामिल हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस, अब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की ट्राई नेशन सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी, जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में मुनाकिद होगा। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और सलमान अली आगा को 17 रुकनी स्क्वाड का कैप्टन आपको बताया कि उनको बरकरार रखा गया है। इस पर हमने बात करी। यूसुफ साहब मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कैसे देखते हैं ये 17 रुकनी स्क्वाड? आपको लगता है कि इसमें से अगर हम बाबर को या रिजवान को कट आउट कर दें तो उसके बाद ये स्क्वाड जानदार रहेगा? देखें, पाकिस्तान की सिलेक्शन पर तो हमेशा सवालिया निशानी लगा होता है और इस बार भी सवालिया निशानी किन्हीं तौर पर है। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम का ऐलान किया गया। आकिब जावेद भी आए, माइक हैसन भी आए, तो उन्होंने सवालात के जवाब भी, नॉर्मली ऐसा होता नहीं था माजी में कि सिर्फ प्रेस की जाती थी और उसके बाद हम मीडिया वाले देखते थे कि यार इसके बारे में कैसे मालूमात लें, किसको ड्रॉप क्यों किया और किसको लिया, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस क्या है। यकीनी तौर पर अगर देखा जाए 3 मुल्क की सीरीज़ के हवाले से तो अच्छा स्क्वाड कहा सकता है, लेकिन एशिया कप के हवाले से कतन ये बेहतर स्क्वाड और मुतवाज़न स्क्वाड नहीं है। आपने बात की बाबर आजम की, तो बाबर आजम को यकीनी तौर पर इस स्क्वाड में होना चाहिए था। जहां आपने 17 रुकनी स्क्वाड का रखा है उसमें 18 कर लेते उसको, क्योंकि 3 मुल्क की सीरीज में आप चाहे उसको ना खिलाते, लेकिन एक थ्रेट था वो दूसरी टीमों के लिए, क्योंकि एशिया कप आ रहा सामने, उसमें हमारा सबसे जो अहम मुकाबला वो इंडिया के साथ है जो 14 सितंबर को दुबई में होना है। तो यकीनी तौर पर जो बाबर आजम का उसमें होना एक दूसरी टीम के लिए थोड़ा परेशानी वाली बात होती, वो अपनी सारी जो प्लानिंग थी वो बाबर आजम को सामने रखते हुए करते थे। आपको याद होगा इससे पहले एक दफ़ा जब एशिया कप में ही पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया था इंडिया को, और ये बड़े अरसे के बाद एक वाहिद कामयाबी थी जो हमें इंडिया के खिलाफ किसी बड़े मैच में आईसीसी के टूर्नामेंट्स वगैरह में मिली थी, और उसमें बाबर आजम और रिजवान ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी। तो यकीनी तौर पर बाबर आजम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लोग बातें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम से बड़ा इस वक्त बैट्समैन भी पूरी दुनिया और हमारे पाकिस्तान में नहीं है, ताकि स्ट्रेटेजी अगली टीम जो है वो उनके अकॉर्डिंग बनाती है, तब्दील करते हैं। स्क्वाड तो तकरीबन वही है, सिर्फ 2 का एडिशन हुआ है। 15 रुकनी स्क्वाड जो वेस्ट इंडीज खेल कर आया और उसके बाद फिर वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा। आपके ख्याल में क्या कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको होना चाहिए था स्क्वाड में और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको भी रेस्ट देना चाहिए था परफॉर्मेंस की बेस पे? देखें, पहले हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हमारे सबसे बड़े बॉलर हैं, उनकी अच्छी फॉर्म नहीं जा रही इस वक्त। एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, इसके बाद वेस्ट इंडीज़ में दूसरे मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हसन अली ने परफॉर्मेंस की थी, उसकी बिना पर वो टीम का हिस्सा बने, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी इतनी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही। तो इसमें सवालियत ज़रूर हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है क्या वो इस मेयार की है कि इस कंडीशन में, दुबई की कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। उसमें यकीनी तौर पर अब्बास अफरीदी की जगह बनती थी, क्योंकि हमने जहाँ पे वसीम जूनियर को लिया है वो अनफिट थे, एकदम से उनको बगैर मैचेस खिलाए, बगैर प्रैक्टिस करवाए आपने उसको स्क्वाड का हिस्सा बना लिया, और उसमें 3 मुल्क की सीरीज़ भी है, उसमें एशिया कप भी है। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए था कि अब्बास अफरीदी जिनको हमने बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा बनाया था, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन यहाँ पर दुबई में भी होंगी। इसलिए मेरे ख्याल में अगर अब्बास अफरीदी को भी ले लिया जाता, वसीम जूनियर की जगह ज़्यादा पाकिस्तान की जो कम्बिनेशन था वो बेहतर हो सकता था। हमारे पास चूँकि हारिस और शाहीनी 2 बड़े नाम है, किन्हीं बड़े नामों के साथ सिलेक्शन कमेटी ने उसको जाने का फैसला किया है, और उसके हम अक्सर ये कहते हैं कि टीम में तसलसल उस वक्त आएगा जब अब टीम में तसलसल आएगा। बार बार तब्दीलियों से हमेशा नुकसान होता है, तो होप फॉर द बेस्ट के पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे। तो स्क्वाड में आप बैटर्स बॉलर्स का तनासुब ठीक देख रहे हैं? देखिए, साइम अयूब ओपनर के तौर पर एक बहुत बड़ा हम स्टार उसको समझते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस अभी तक उस अहलियत के मुताबिक वो दे नहीं पाए। 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर उनका वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है, तो उनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। साहिबजादा फरहान के साथ हमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उनको प्लेइंग 11 का ज़रूर हर टीम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि हम तरजीह देते हैं साहिबजादा फरहान को कि साइम अयूब को पहले खिलाएं, साहिबजादा फरहान को बाद में लिया जाए, लेकिन साहिबजादा फरहान को जब जब चांस मिला है
उन्होंने परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश की है। अगर साहबजादा फरहान को हम प्लेइंग 11 का हिस्सा रखते हैं तो इससे थोड़ा थ्रेट होगा साइम अयूब पर कि उनको भी अपनी आप जो खामी उनको बेहतर करने के लिए तवज्जो देना पड़ेगी। अगर अब अभी से हम मान लें कि साइम अयूब से बड़ा हमारे पास प्लेयर कोई नहीं है, वो स्टार बहुत बड़ा है, तो वो ये उसके साथ भी ज़्यादती होगी और पाकिस्तान टीम के साथ भी ज़्यादती होगी। और उसके बाद हम यकीनी तौर पर सवाल उठता है खुशदर शाह की परफॉर्मेंस के हवाले से, हुसैन तलत की परफॉर्मेंस के हवाले से। ये ऐसे नाम हैं कि जो चंद मैचेस में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो मुसलसल उनकी जो परफॉर्मेंस का मेयार वो नहीं रहता। हम तवक्को करते हैं कि ये जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम है, टीम डेविड का नाम आता है, मैक्सवेल का नाम आता है, उस जैसे प्लेयर पाकिस्तानी टीम को मिले। और इसलिए सिलेक्शन कमेटी ये चाह रही है कि यंगस्टर के साथ उनको आगे लेके जाया जाए, इसलिए बार बार उनको मौके भी दे रहे हैं। अब तक जो सीरीज हमने खेली है वो बांग्लादेश के साथ हमने खेली है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने खेली। वेस्ट इंडीज की सीरीज की बात ही करने वाला था मैं कि जो परफॉर्मेंस वहाँ पे रही है हमारे पिछले स्क्वाड की जो 15 रुकनी था, तो उसके बाद उसी स्क्वाड को जो है आगे ले जाया गया, उसमें दो खिलाड़ियों का इजाफा किया गया है। तो जो परफॉर्मेंस पहले हमने देखी है अगर वही परफॉर्मेंस इस बार भी रही तो ये दोनों सीरीज भी हाथ से निकल जाएंगी चैंपियनशिप। देखें यकीनी तौर पर वहाँ परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन जब हम बात करते हैं कि बार बार इनको मौके देने की ज़रूरत है तो फिर मेरे ख्याल में ऐसा फैसला था कि इनको ये इन्होंने मौके दिए हैं इस दफ़ा। लेकिन ये थोड़ी कंडीशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा इसमें, और वो जो कि आम सीरीज़ थी और इसमें टीमों का सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा, बड़ा इवेंट है। पहला जो ये यंगस्टर के लिए एक चैलेंज होगा दोनों इवेंट्स। अगर आप ये समझें कि अफ़गानिस्तान की टीम को कमज़ोर है, यूए की टीम कमज़ोर है, तो अब T20 में कोई भी टीम कमज़ोर नहीं। और जिस तरह जो इससे पहले जो मैचेस हुए हैं अफ़गानिस्तान की टीम ने हमेशा पाकिस्तान को टफ़ टाइम दिया, तो शारजा में जो मैचेस होंगे उनके साथ मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप में किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेगी। तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के पास, हेड कोच के पास चांस होगा कि वो टीम में 1-2 तब्दीलियाँ करके एशिया कप के लिए जो कम्बिनेशन उसको बेहतर किया जाए। हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं कि वो सबसे अच्छे विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त भी मोहम्मद रिजवान से बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। दोबारा जिक्र कर ही दिया, मैं भी करने ही वाली थी। सोशल मीडिया पर और क्रिकेट शायकीन जो हैं वो तो बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान जो है वो अब जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि पक्का कट ही लग गया उन पर T20 का। तो विराट कोहली भी बड़ी देर तक फॉर्म में नहीं थे लेकिन उन्हें सपोर्ट मिलती रही बाकायदा। तो आपके ख्याल में सपोर्ट किए जाना चाहिए इन प्लेयर्स को? देखें बिल्कुल सपोर्ट करने की ज़रूरत है उस वक्त तक कि जब तक वो जो यंगस्टर है हमारे उस पाए के ना बन जाए, जिस तरह का बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है। लेकिन एकदम से आप उनको बाहर कर देना ये उनके साथ ज़्यादती है। तो मेरे ख्याल में अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, कुछ खामियाँ थी, तो उनको दूर करने की ज़रूरत थी और उसका ये काम आकिब जावेद को करना चाहिए था, माइक हैसन को करना चाहिए था। NC हमारे पास है, वहाँ पर कोचेज़ हैं जो अब जब हम लाखों रुपए कोचेज़ उनको तनख्वाह देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में जो खामियाँ खिलाड़ियों को दूर करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। बस सिर्फ हम ये बना लेंगे जी आकिब जावेद का ये कहना कि हम ये बाबर आजम और रिजवान के साथ नहीं जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। और इस पर यकीनी तौर पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को आकिब जावेद के साथ मिलकर बैठकर मोहसिन नकवी साहब को ये चाहिए कि इनकी मीटिंग करवाएं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें, क्योंकि ये दोनों बड़े नाम हैं और इनके पाए का अभी तक मेरे ख्याल में ना कोई विकेट कीपर पाकिस्तान के पास है, ना बाबर आजम जैसा कोई बैटर इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में। बिल्कुल यूसुफ साहब, बहुत